CH-217 एन एंटिक एक्सपर्ट बूढ़े मिस्टर आशीष ने जेड होल्डर लिया। फिर उन्होंने अपना चश्मा पहना और अपने बैग से एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला। इसके बाद उन्होंने लाइट के नीचे जेड होल्डर की बारीकी से जांच की। सभी ने बूढ़े मिस्टर आशीष के चारों ओर भीड़ लगा दी और उनके फैसले का इंतजार करने लगे। लगभग 4 मिनट बाद बूढ़े मिस्टर आशीष ने अपना सिर उठाया और मित्सुहा से पूछा, मूल निर्णय क्या है? यह चेर राजवंश का जेड है, मित्सुहा ने कहा। बूढ़े मिस्टर आशीष नंदी के चेहरे पर एक जिज्ञासु नजर दिखाई दी। तभी धवल ने कहा, मिस्टर नंदी, इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने ऐसे जेड के टुकड़े बहुत देखे हैं। ये सिर्फ चेर राजवंश का एक सामान्य जेड है। सभी का यही मानना था। वो जानते थे कि स्पिरिट स्टोर एंटीक स्ट्रीट की सबसे बड़ी एंटीक दुकान थी। यहां पर रखे गए सभी जेड एक्सपर्ट बहुत अनुभवी और कुशल थे और शायद ही कभी किसी एंटीक आइटम का गलत आकलन करते थे। बूढ़े मिस्टर आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन कहता है कि यह चेर राजवंश जेड है? आप सभी गलत हैं। यह रचना चोल राजवंश की है। बूढ़े मिस्टर आशीष की घोषणा आश्वस्त थी, जिसे सुनते ही सभी लोग तुरंत भौंचक के रह गए। क्या? चोल राजवंश जेड? यह कैसे हो सकता है? कई लोगों ने आश्चर्य में। चोल राजवंश जेड चेर राजवंश जेड से बहुत पुराना था। कीमत में अंतर 10 गुना था। यहां तक कि मित्सुहा का जबड़ा भी लटक गया। उसे भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था। धवल की आंखें धुंधली हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। यह वास्तव में चोल राजवंश से है। चोल जेड और चेर जेड बहुत समान हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि चेर राजवंश चोल राजवंश की नक्काशी तकनीकों की नकल करता था। इन दोनों को गलत समझ लेना कोई असामान्य बात नहीं है, बूढ़े मिस्टर आशीष ने कहा। सबके हाव भाव बदल गए और जेड होल्डर की ओर उनकी नजरें उत्साहित हो गईं। चोल राजवंश के एक जेड आइटम की कीमत लाखों थी। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे बहुत से एंटीक कलेक्टर कलेक्ट करते थे और इसकी मांग बहुत ज्यादा थी। धवल की आंखें चमक रही थीं। इसे मुझे बेच दो बेटा। मैं 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, वो तेज आवाज में चिल्लाया। विजय ने उसकी ओर देखा, फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। यह जेड होल्डर तुम्हारे लिए है, उसने राजवीर से कहा। राजवीर हैरान रह गया, फिर वो खुश हो गया। विजय, तुम बहुत अच्छे हो। हाहा, मैं हमेशा से चोल जेड का एक आइटम कलेक्ट करना चाहता था। राजवीर ने अपने हाथों में जेड होल्डर को पकड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस बीच धवल के दिल में जलन की आग जल रही थी। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने बच्चे की नाक के नीचे से सामान नहीं छीन लिया। उसने सौदेबाजी की कीमत पर ऐसी दुर्लभ प्राचीन वस्तु प्राप्त करने का मौका खो दिया था। यह बच्चा काफी काबिल लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना वो एक जेड एक्सपर्ट को बुलाने के लिए इतने पैसे क्यों खर्च करता? विजय की ओर देखते हुए सभी आपस में फुसफुसाए। उनकी नजरें पॉलिटनेस में बदल गई थीं। तो तुम वो लड़के हो जिसने मुझे काम पर रखा था? बूढ़े आशीष नंदी ने विजय से बात करने की कोशिश की। जी मिस्टर नंदी, विजय ने सिर हिलाते हुए कहा। यंग बॉय, तुम बहुत कैपेबल हो। बूढ़े आशीष ने विजय को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मुस्कुराकर कहा। इस बीच राजवीर के चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव था।
उसे पता था कि विजय का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो एंटीक आइटम्स कलेक्ट करने का शौक रखते हों। उसे तुरंत समझ में आ गया कि वो मोटे धवल के लिए जाल बिछा रहा था। फिर उसने तुरंत अपनी जीभ पर आए शब्दों को निगल लिया और गंभीर दिखने का नाटक किया। बूढ़े आशीष ने जाने से पहले विजय के साथ कुछ देर बातचीत की। उसकी जांच फीस मित्सुहा के थ्रू उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई थी। विजय ने अपने हाथों को पीछे की ओर किया और फिर बेपरवाह अंदाज में हॉल के चारों ओर घूमने लगा। कई आंखें उसे ही देख रही थीं। उनकी नजरों में छोटा बच्चा एक एंटीक एक्सपर्ट बन गया था। विजय ने कई बार हॉल का चक्कर लगाया, फिर वो तेज कदमों के साथ सीधे एक कांस्य लैंप की ओर चला गया। उसने उसे बारीकी से देखा और फिर हैरान दिखने का नाटक किया। हे, मुझे यह लैंप चाहिए, उसने जल्दबाजी में कहा। तुरंत सभी की आंखें उसकी ओर घूम गईं। विजय के सामने एक कांस्य लैंप था। लैंप को मजबूती से बनाया गया था और यह काफी प्राचीन लग रहा था। यह गुप्त राजवंश में सम्राटों के महल में पाया जाता था। 463-473 ई में गुप्त राजवंश के अधिकांश सम्राटों के महल में यह कांस्य लैंप में मिल जाया करता था। यह अपने युग के कुशल कांस्य शिल्पकारों द्वारा बनाए जाते थे। हालांकि आज के मॉडर्न युग में यह बहुत से नहीं बचे थे, इसलिए इन्हें दुर्लभ माना जाता था। यह कांस्य लैंप एंटीक कलेक्टर्स के बीच बहुत पॉपुलर था और यही कारण था कि विशेष रूप से गुप्त राजवंश से कई नकली कांस्य लैंप थे। विजय के सामने का कांस्य लैंप भी उन नकलों में से एक था। इसकी कीमत 50,000 रुपए थी। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हर कोई जानता था कि असली कांस्य लैंप अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे और वो लैंप स्पष्ट रूप से एक नकल था। हालांकि जब उन्होंने यंग मास्टर विजय को आश्चर्य से चिल्लाते हुए देखा तो सभी को थोड़ा संदेह हुआ और वो उस नकल को असल समझने लगे, क्योंकि उनकी नजरों में यंग मास्टर विजय एक एंटीक एक्सपर्ट की तरह लग रहा था, जो बहुत छोटी उम्र से प्राचीन चीजों का अध्ययन कर रहा था। वरना वो पहले जेड होल्डर को कैसे उठाता? कहीं वो असली लैंप तो नहीं है। यह इम्पॉसिबल है। सब आपस में फुसफुसा रहे थे। धवल भी चौकन्ना हो गया और उसने विजय को बारीकी से देखा। तभी राजवीर ने विजय के पास जाते हुए कहा, तुम किस बात को लेकर इतना उत्साहित हो विजय? कोई भी देख सकता है कि यह एक नकल है। वो भी उसके खेल में शामिल हो गया। विजय ने उसे चुप कराते हुए एक साइड धकेला और कर्मचारी से चिल्लाते हुए कहा, अरे, मुझे यह लैंप चाहिए, जल्दी करो। धवल की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। रुको, वो दूर से गड़गड़ाया और जल्दी से उनके पास गया। मुझे भी यह लैंप चाहिए, मैं 60,000 रुपए की बोली लगाता हूं। 60,000 रुपए उसके लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। उसे बस किसी से हारना पसंद नहीं था, फिर चाहे उसे इस नकल के लिए थोड़े बहुत पैसे क्यों ना खोने पड़े। तभी विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 1,00,000 रुपए की बोली लगाता हूं। धवल हैरान रह गया और अब वो उस कांस्य लैंप के बारे में अधिक संदिग्ध हो गया। उसने बोली बस विजय को हराने के लिए लगाई थी। हालांकि अब जब विजय ने 1,00,000 रुपए की बोली लगाई तो उसे लैंप के असल होने का डाउट हुआ। तुम होश खो चुके हैं विजय, राजवीर चिंतित लग रहा था। मैंने नहीं, बल्कि तुमने अपना दिमाग खो दिया है। मैंने पहले जो जेड होल्डर देखा था यह बिल्कुल वैसा ही है, विजय ने धीरे से कहा, लेकिन इतनी जोर से कि धवल सुन सके। जैसा कि विजय ने सोचा था, धवल के भाव तुरंत बदल गए और उसकी आंखें लालच से चमक उठीं।
लैंप के असल ना होने के बारे में जो भी उसके दिमाग में थोड़ा बहुत संदेह था, वो पूरी तरह से गायब हो गया था। विजय ने बहुत अच्छा नाटक किया था, धवल को उस पर थोड़ा भी डाउट नहीं हुआ। इसके अलावा वो पहले विजय से एक अच्छा सौदा ना छीनने की वजह से अभी तक थोड़ा निराश था। अब उसके पास ऐसा करने का मौका था। वैसे भी एक असल कांस्य लैंप की कीमत 10 मिलियन रुपए के आसपास थी, जबकि उसकी कीमत केवल 50,000 रुपए थी। 1.5 लाख रुपए, धवल ने तुरंत चिल्लाया। 2 लाख, विजय भी बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाया। 3 लाख, धवल थोड़ा घबरा रहा था। 4 लाख रुपए, विजय ने दांत पीसते हुए कहा। वो ऐसा नाटक कर रहा था जैसे कि धवल के बोली लगाने से उसे गुस्सा आ रहा हो। इस पर धवल पहले से कहीं ज्यादा खुश हो गया। अब वो पूरी तरह से आश्वस्त था कि लैंप असल था। 5 लाख रुपए, धवल चिल्लाया। फिर उसने विजय को तिरछी निगाहों से देखा। बच्चे, तुम मेरे साथ बोली लगाकर गलती कर रहे हो। कछुओं को खरगोशों की रेस में नहीं दौड़ना चाहिए, तो जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। विजय को गुस्सा आ रहा था। उसने अपने दांत कस लिए और दृढ़ता से चिल्लाया। 10 लाख रुपए, धवल हैरान रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विजय बोली में इतनी बड़ी छलांग लगाएगा। भाड़ में जाओ, तुम्हारा खून गर्म है बच्चे। ठीक है, मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगा। 15 लाख। हर कोई उन दोनों के बोली मुकाबले को देख स्तब्ध था। यह उनकी नजरों में साफ साफ एक नकल थी, लेकिन वो दोनों उसके लिए ऐसे बोली लगा रहे थे जैसे कि वो एक असल हो। स्पिरिट स्टोर के कर्मचारी और एंटीक एक्सपर्ट भी दंग थे। वो अब अपनी एक्सपर्टीज पर डाउट करने लगे थे। जब बोली 30 लाख तक पहुंच गई तो धवल ने अधीर होते हुए कहा, 50 लाख। आखिर क्या होने वाला है? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी। CH-218 मिस्टेरियस मिरर हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें भर आईं। विजय हिचकिचाया। उसने कुछ समय तक संघर्ष किया, फिर अपने दांत कस लिए और चिल्लाया, 60 लाख। अब संकोच करने की बारी धवल की थी। हालांकि उसे याद था कि एक असल कांस्य लैंप की कीमत दसियों लाख थी, यानी कि 1 करोड़ से भी ऊपर थी। जब तक कीमत 1 करोड़ रुपए के भीतर थी, तब तक वो फायदे में रहता। उसने फिर से हिम्मत जुटाई। 70 लाख, विजय हिचकिचाया। 75 लाख, उसकी आवाज में उथल पुथल मची हुई थी। धवल पहले से कहीं ज्यादा खुश हो गया। वो समझ सकता था कि बच्चा अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। 80 लाख, धवल ने बाहें फैलाते हुए घमंड से कहा। विजय हिचकिचाया। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और निराश दिखा। धवल यह देखकर खुश हो गया। उसने कांस्य लैंप पर छलांग लगाई और खुशी से कहा, खजाना, खजाना, तुम मेरे हो। विजय उसे देखकर अंदर ही अंदर हंस रहा था। धवल अपने कंधों से उठा हुआ भारी बोझ महसूस कर सकता था। फिर उसने तुरंत उस कांस्य लैंप के लिए पेमेंट की। उसे डर था कि कहीं विजय फिर से बोली ना लगा दे। स्पिरिट स्टोर में मौजूद हर कोई पूरी तरह से इस नाटक पर स्तब्ध था। यह देखो, यह एक असल कांस्य लैंप। यह अब से एक पारिवारिक विरासत होगी, धवल ने खुशी से कहा। फिर वो खुशी खुशी अपनी जीत की लूट को गले लगाते हुए दुकान से चला गया। काफी देर तक स्पिरिट स्टोर में सन्नाटा रहा। लोग अभी होश में नहीं आए थे। इस बीच विजय और राजवीर के चेहरे जिज्ञासु नजर आ रहे थे। आखिरकार राजवीर कांपने लगा और हंसने लगा। वो इसे और नहीं रोक सका।
हाँ हाँ हाँ, अंत में किसी ने उस मोटे को सबक सिखा ही दिया। राजवीर खुश था, अब उसका धवल से पुराना हिसाब किताब चुकता हो गया था। यहां तक कि विजय भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। धवल एक बेवकूफ था, वो इतनी आसानी से विजय के बिछाए गए जाल में फंस गया था। उनके आस पास के सभी लोग दंग रह गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि धवल को बेवकूफ बनाया गया था। हाँ हाँ हाँ, सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उनमें से किसी को भी धवल पसंद नहीं था, क्योंकि वो हमेशा उनकी चीजों को छीन लेता था। मैं उस मोटे कमीने का चेहरा देखना चाहता हूं जब उसे एहसास होगा कि उसने एक नकल पर 8 मिलियन रुपए खर्च किए हैं, राजवीर ने खुशी से कहा। उसे दिल का दौरा पड़ सकता है, किसी ने कहा। अच्छा है, यंग मास्टर विजय। वो मोटा लंबे समय से हमारे दिलों में एक कांटा रहा है। यंग मास्टर विजय, आपकी एक्टिंग जबरदस्त थी, यहाँ तक कि मैं भी उसे लगभग एक असल कांस्य लैंप समझ बैठा था। सभी ने विजय के चारों ओर भीड़ लगा दी और खुशी से कहा, यहाँ तक कि मित्सुहा भी आ गया। मुझे आपको धन्यवाद देना होगा, यंग मास्टर विजय। आपने 50,000 रुपए का एक नकली आइटम 80 लाख में बेच दिया, इससे हमें काफी प्रॉफिट हुआ है। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। राजवीर ने दुकान में कुछ और एंटीक आइटम्स खरीदे। इस बीच विजय को बाकी आइटम्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दुकान से निकल गया और एंटीक स्ट्रीट की बाकी दुकानों पर गया। उसने उन दुकानों में हर वस्तु की बारीकी से जांच की। वो खाली हाथ नहीं निकला। दोपहर में उसे एक दुकान में एक रहस्यमय शीशा मिला। वो एक एंटीक दुकान के बीच में खड़ा था। उसके सामने की शेल्फ पर एक प्राचीन शीशा रखा हुआ था। यह एक बहुत ही अजीब शीशा था। वो पूरी तरह से काला था और उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। विजय ने उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की और कुछ भी महसूस नहीं किया। यह शीशे का सबसे अजीब पहलू था और इसी बात ने उसका ध्यान खींचा था। सभी एंटीक आइटम्स में कुछ कुछ ना आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी, चाहे वो कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। यहाँ तक कि मॉडर्न आइटम्स में भी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, बस ऊर्जा आमतौर पर इतनी कमजोर होती थी कि उसका पता नहीं लगाया जा सकता था। हालांकि उसके सामने के शीशे में कोई ऊर्जा नहीं थी, जो बेहद असामान्य बात थी। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने अपने हाथ में प्राचीन शीशे को रखा और समझदारी से उसमें अपनी कुछ अंदरूनी शक्ति डाली। शीशे ने शक्ति को अवशोषित कर लिया और समुद्र में फेंके गए पत्थर की तरह शक्ति का कहीं पता नहीं चला। यह अजीब है, विजय और भी जिज्ञासु हो गया। जो भी हो, मुझे इसे खरीदना ही होगा। फिर वो दुकानदार से पूछने के लिए मुड़ा। यह कितना का है? दुकानदार अपने 60 के दशक में एक बूढ़ा आदमी था। उसके बर्फ की तरह सफेद बाल थे और उसने आंखों पर एक जोड़ी बाईफोकल चश्मा पहना था। विजय का सवाल सुनकर वो हैरान रह गया। मुझे याद है कि मैंने ये शीशा कई साल पहले एक कब्र लुटेरे से खरीदा था। मैंने सुना था कि उसने एक कब्र में खुदाई की थी और उसमें उसके कई साथियों की जान चली गई, फिर भी उसे वहां कोई खजाना नहीं मिला, सिवाय इस शीशे के वहां कुछ नहीं था। कोई भी इस शीशे का ओरिजिन पता नहीं लगा सका और इसलिए किसी ने इसे नहीं खरीदा। उस समय मैंने इसे 20,000 रुपए का खरीदा था, तो मैं इसे तुम्हें 60,000 रुपए में दे दूंगा। विजय इसके लिए मान गया और उसकी पेमेंट की। जब राजवीर ने उसे देखा तो उसका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। विजय, तुम ये बेकार का शीशा क्यों लाए हो? उसने उसके हाथ से शीशे को छीनते हुए पूछा। फिर उसने उसकी बारीकी से जांच की। यह तो बहुत अजीब बात है,
मैं इसमें अपना चेहरा भी नहीं देख पा रहा हूं। इसीलिए मैंने इसे खरीदा। यह कुछ ज्यादा ही अजीब है। मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूं, विजय ने कहा। जब वो एंटीक स्ट्रीट से बाहर निकले तो आसमान में अंधेरा छा रहा था। फिर राजवीर उसे एक शानदार डिनर पर लेकर गया। डिनर करने के बाद विजय ने निशा को उसे लेने के लिए बुलाया। जब वो कार से घर लौट रहे थे तो विजय का फोन बजने लगा। यह जगदीश बाबा का फोन था। विजय की भौहें कस गई। उसने सोचा इस बार भी कुछ हुआ तो नहीं है। 12 दिन पहले भी जगदीश बाबा का कोई पीछा कर रहा था और वो मरने से लगभग बाल बाल बचा था। उसने कॉल का जवाब दिया। हेलो विजय। फोन पर जगदीश बाबा की हंसमुख आवाज सुनाई दी। क्या बात है जगदीश बाबा, विजय ने पूछा। क्या तुम्हारे पास कुछ जेड़ ताबीज पड़े हैं? मुझे उनमें से कुछ की जरूरत है, जगदीश बाबा ने कहा। मेरे पास बहुत हैं। क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? नहीं, क्या तुम वो सब मुझे बेच सकते हो? जगदीश बाबा ने तुरंत कहा। ठीक है, आप अभी कहाँ हैं? अभी मैं भिवानी हूँ, बस गुड़गांव सिटी के लिए निकलने वाला हूँ। मुझे वहां आने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। ये थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही फोन कर दिया ताकि तुम ताबीज तैयार रख सको, विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप एक काम करो, मेन सिटी की जगह आउटर एरिया में आना, ये आपके लिए थोड़ा नजदीक भी रहेगा। अभी मैं वहां कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूं। क्या? कॉलेज की पढ़ाई? जगदीश बाबा को आश्चर्य हुआ। ओह, मैं लगभग भूल ही गया था कि तुम केवल 18 साल के हो। चलो ठीक है, मैं तुरंत वहां आता हूं। मैं बस वहां 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं आपका डीएलएफ मॉल के पास इंतजार करूंगा। ठीक है। उसके बाद जगदीश बाबा ने कॉल कट कर दी। विजय की अभिव्यक्ति गंभीर थी। वो समझ सकता था कि जगदीश बाबा किसी तरह की मुसीबत में था, वरना उसे इतने सारे जेड़ तावीजों की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो पिछले बार मिले थे तो जगदीश बाबा ने उससे कई दर्जन जेड़ ताबीज खरीदे थे जो अब तक नहीं खत्म होने चाहिए थे। क्या बात है बॉस? निशा ने पूछा। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम है। हम अभी घर की ओर नहीं जाएंगे, कार को डीएलएफ मॉल की ओर ले चलो, विजय ने कहा। ठीक है। निशा ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उसने आगे से कुछ टर्न लिए और डीएलएफ मॉल वाले रोड पर मुड़ गई। फिर उन्होंने डीएलएफ मॉल के सामने लगभग 20 मिनट तक इंतजार किया। तब जाकर एक कार उनकी ओर आई। जल्द ही कार रुक गई और जगदीश बाबा उसमें से बाहर निकले। फिर विजय भी अपनी कार से बाहर निकला और हाथ हिलाया। यहाँ जगदीश बाबा के पास आते ही विजय ने सबसे पहले उसे 100 से अधिक जेड़ तावीजों वाला एक थैला दिया। जगदीश बाबा ने थैले में झांका और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। धन्यवाद विजय। इनका कितना हुआ? फ्रेंडशिप डिस्काउंट 30 लाख। ठीक है। जगदीश बाबा ने अपनी कार से एक बड़ी सी बोरी निकाली और विजय को पकड़ा दी। विजय ने जब अंदर 2000 के गुलाबी बैंक नोटों के ढेर देखे तो दंग रह गया। वो जानता था कि अरावली पर्वत के साधु बाबा या फिर कल्टीवेटर काफी अमीर होते हैं, लेकिन उसके लिए यह बहुत असाधारण था। विजय ने पैसों से भरी बोरी को लिया और कार के अंदर फेंक दिया। निशा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। बात क्या है बाबा? विजय ने पूछा। यह एक लंबी कहानी है। इष्ट परिवार की एक वंशज शाखा है जो अरावली पर्वत से उलझने की कोशिश कर रही है।
इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि उनके एक पूर्वज को अरावली पर्वत पर सील कर दिया गया है। जैसे ही वंशज शाखा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने हम पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। विजय यह सुनकर हैरान रह गया। अरावली पर्वत पर अटैक? ये तो सुसाइड करने जैसा है। उसने अपने मन में सोचा। अरावली पर्वत दुनिया में सबसे पवित्र स्थानों में से एक था और वहां के शिष्य अपनी शक्ति के लिए जाने जाते थे। उन पर अटैक करना आत्महत्या करने के बराबर था। उनकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जरूर वो कमीने सोचते हैं कि हमें आसानी से हरा सकते हैं। अरावली पर्वत पर तो बहुत सारे शिष्य और कल्टीवेटर है, तो फिर उनकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई? विजय ने फिर से पूछा। जगदीश बाबा ने एक आह भरी और कहा, उनके पास हमसे ज्यादा लोग हैं और तुम्हें पता है कि वो हमसे लड़ने के लिए क्या ला रहे हैं। उनके पास मशीन गन और बाजूका है। अगर वो मिसाइल भी लाते हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। यह सुनकर विजय हैरान रह गया और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। मशीन गन, बाजूका, क्या यह मजाक है? वो उन हथियारों से डरता नहीं था, लेकिन अरावली पर्वत के कुछ कल्टीवेटर को हटा दिया जाए तो उनके पास ज्यादातर युवा और कम शक्तिशाली शिष्य थे और वो बाजुका और मिसाइलों का सामना नहीं कर सकते। चिंता मत करो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब अरावली पर्वत खतरे में है। हम उनका सामना कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जाना होगा। फिर उसने विजय की ओर हाथ हिलाया और अपनी कार में सवार होकर जल्दी से निकल गया। मुझे आशा है कि वो ठीक रहेंगे। विजय थोड़ा चिंतित लग रहा था। फिर वो अपनी कार में बैठ गया। आखिर क्या होने वाला है? पुलिस अगेन 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। वीकेंड का समय था। विजय की कोई क्लासेस नहीं थी, तो वो घर पर ही रहकर अपनी शक्तियों का अभ्यास कर रहा था। दोपहर के समय अचानक घर की डोर बेल बजी। विजय ने डोर कैमरे से देखा तो कई पुलिस वालों को बाहर खड़े पाया। इस पर वो हैरान रह गया। पुलिस वाले? वो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? उसने कुछ समय तक इसके बारे में सोचा और समझ गया कि वो उसे शायद ताजबीर के कारण ढूंढ रहे थे। उन लोगों की कभी किसी ने तलाश नहीं की थी जिन्हें उसने इससे पहले मारा था। राघव एक भगोड़ा था और सभी ने सोचा कि वो कहीं भाग गया है। भूषण एक बेकार का बदमाश था और किसी को उसकी परवाह नहीं थी। हालांकि ताजबीर अलग था। पिछले 3 दिनों में किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा। इसके अलावा ताजबीर के साथ उसकी सभी के सामने लड़ाई हुई थी, तो पुलिस के लिए वो मेन सस्पेक्ट था। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, ऑफिसर? विजय ने डोर खोलने के बाद पुलिस वालों से पूछा। एक पुलिस वाले, जो शायद बाकी पुलिस वालों को लीड कर रहा था, ने विजय को अपना आईडी कार्ड दिखाया। उसका नाम विजम कांगड़ था। क्या तुम विजय हो? हम क्राइम ब्रांच से हैं, विजम ने सख्ती से कहा। विजम नाम के पुलिस वाले की उम्र 20 की शुरुआत में थी। उसका शरीर लंबा और मोटा था और उसका चेहरा काफी सुंदर लग रहा था। उसकी भौहें तलवारों की तरह मोटी और सीधी थीं, जो उसे एक मर्दाना लुक दे रही थी। उसकी नजरें चाकू की तरह पैनी थी, जो किसी के दिल को आसानी से भेद सकती थी। बोलते हुए उसने सीधे विजय की ओर देखा। विजय के चेहरा पहले की तरह शांत था। क्राइम ब्रांच? कुछ है क्या? उसने कुछ ना जानने का नाटक करते हुए पूछा। विजय ने विजय को घूरा। तुम ताजवीर को तो जानते ही होगे, है ना?
तुम्हारा टीचर अब लापता है और मुझे शक है कि वो किसी हादसे का शिकार हो गया है। हमारी जांच के अनुसार उसने अपने लापता होने के दिन ही तुमसे बहस की थी। इसके अलावा हमें पता चला है कि ताजवीर ने तुम्हें पीटने के लिए गुंडों के एक झुंड को 20,000 रुपए दिए थे। हालांकि तुम मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हो तो तुमने ही उन्हें पीट कर भगा दिया था। ताजबीर उस रात से गायब है। उन गुंडों में से एक ने हमें बताया कि उसने तुम्हारे आगे सब कुछ उगल दिया था कि किसने उसे काम पर रखा था। इसलिए हमारे पास संदेह करने के बहुत से कारण हैं कि तुम ही ताजबीर के लापता होने के पीछे हो। अब हम तुम्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने आए हैं। विजय थोड़ा हैरान था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या ताजबीर लापता हो गया है? मैंने सोचा कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वो आदमी पूरी तरह से कमीना और एक जानवर है। विजय ने गुस्से में होने का नाटक किया। विजन की पलकें थोड़ी फड़क उठी। उसने ध्यान से सोचा और याद किया कि ताजवीर ने वास्तव में कुछ गंदे काम किए थे। एक स्टूडेंट के लिए इस तरह की प्रतिक्रिया देना सामान्य था। यह लड़का शकल से तो बहुत इनोसेंट लग रहा है। कहीं सच में तो ये इनोसेंट नहीं है, विजम ने सोचा। हालांकि कई सुरागों ने विजय की ओर इशारा किया था। वो यह भी कह सकता था कि लड़का मेन सस्पेक्ट था। बेशक यह सिर्फ एक अनुमान था। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था और इसलिए उसने लड़के के अपार्टमेंट में अपनी किस्मत आजमाई थी। चलो फिर भी तुम्हें पुलिस स्टेशन तो चलना ही होगा, तो प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करो ताकि हम सच्चाई का पता लगा सकें। अगर तुम निर्दोष हो तो हम तुम्हें फिर तकलीफ नहीं देंगे, विजम ने कहा। ठीक है, ठीक है। विजय एक पल हिचकिचाने के बाद इसके लिए मान गया। अगर वो उनके साथ पुलिस स्टेशन नहीं जाता तो उनका शक और गहरा हो सकता था। विजय इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं था और ना ही वो डरा था। उसने ताजबीर को जलाकर राख में बदल दिया था तो पुलिस उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगी और ना ही उन्हें उसके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और नीचे पुलिस के साथ चला गया। बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थीं। इस तरफ प्लीज, विजम ने पुलिस कार का दरवाजा खोला। विजय आगे बढ़ा और अंदर बैठने ही वाला था कि तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। अगर मैं यह कॉल उठाऊं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं? विजय ने मुड़कर ऑफिसर विजम से पूछा। उठा लो, विजम ने सिर हिलाया। विजय अभी केवल एक मेन सस्पेक्ट था और उसका जुर्म साबित नहीं हुआ था, तो इसलिए विजम ने उसे इजाजत दे दी। इसके बाद विजय एक तरफ गया और अपनी जेब से फोन निकाला। फोन स्क्रीन देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह फिर से जगदीश बाबा का फोन था। उसने 3 दिन पहले ही मुझसे कांटेक्ट किया था। तो फिर कहीं कुछ गंभीर तो नहीं हुआ है? उसने सोचा और तुरंत कॉल का जवाब दिया। कॉल कनेक्ट होने के बाद उसने दूसरी साइड से बंदूकों और धमाकों की तेज आवाजें सुनी। इस पर वो हैरान रह गया। अरे विजय, क्या तुम जितनी जल्दी हो सके यहां आ सकते हो? हमें तुम्हारी जरूरत है। वो कमीने बाजूका लेकर आए हैं। वो शायद पूरे अरावली पर्वत को उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जगदीश बाबा ने कहा और फिर इष्ट परिवार के पूर्वजों और उनकी सभी 18 पीढ़ियों को गाली दी। विजय उसको बुरी तरह से गालियां देते हुए सुन सकता था। बूम! तभी फोन से कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज आई। जब विजय ने इसे सुना तो उसके कान में सीटियां बजने लगी। कुछ देर तक फोन की दूसरी साइड से कोई आवाज नहीं आई। विजय का दिल गले में आ गया था।
थोड़ी देर बाद एक खांसने की आवाज आई। जल्दी आओ विजय, हम उन्हें केवल कुछ और घंटों के लिए रोक सकते हैं, जगदीश बाबा ने खांसते हुए कहा। इसके बाद अचानक फोन कट गया। बीप बीप। अचानक फोन के कटने की आवाज सुनते ही विजय के भाव बदल गए। अरावली पर्वत वहां से ज्यादा दूर नहीं था। उनकी मदद करने के लिए वो तुरंत वहां जाना चाहता था। जगदीश और स्टाइलिश बाबा दोनों उसके अच्छे दोस्त थे, और जब उन्हें उसकी जरूरत थी तो वो पीछे कैसे हट सकता था। इसके अलावा इष्ट शाखा, इष्ट राजवंश की एक प्राचीन बुराई थी। अगर उनके पूर्वज जिसके लिए उन्होंने हमला किया था की सील टूट जाती तो दुनिया में एक बार फिर बुराई फैल जाएगी, और ये एक अच्छी खबर नहीं थी। फिर उसने मुड़कर पास खड़े पुलिस वालों की ओर देखा तो उसकी भौहें कस गई। फोन बहुत गलत समय पर आया था। अगर वो पुलिस वालों के साथ जाने से मना कर देता तो उस पर उनका शक और गहरा हो जाता। अगर वो उनके साथ जाता तो अरावली पर्वत पर कुछ भी नहीं बचा होगा जब वे अंततः वहां पहुंचता। उसने एक पल के लिए सोचा और एक फैसले पर पहुंचा। जीवन बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हम माफ करना ऑफिसर विजन, मुझे अभी जाना है। कुछ जरूरी मामलों पर मुझे ध्यान देने की जरूरत है, विजय ने आगे बढ़कर कहा। विजन की भौहें तुरंत कसकर बंद हो गईं। उसकी आंखों ने विजय पर एक पेनी नजर डाली। इतनी जल्दी क्या है? जैसे जैसे उसके दिल में शक बढ़ता गया, उसने इम्पोर्टेंट काम से जाना है? यह बहुत बचकाना बहाना था पूछा। यह कुछ बहुत जरूरी है, विजय ने अजीब तरह से बात की। वो यह नहीं कह सकता था कि वो अरावली पर्वत के कुछ साधु संतों को एक बाजूका चलाने वाली गैंग से खलनायकों की तरह बचाने जा रहा था। अगर उसने ऐसा किया तो उसे एक पागल घोषित कर दिया जाता। विजन का शक अब और गहरा होने लगा था जब उसने देखा कि विजय उसे कोई कारण नहीं बता रहा है। ऐसी भी कौन सी आफत आ पड़ी है जो थोड़ा भी वेट नहीं किया जा सकता? पुलिस स्टेशन में पूछताछ में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। क्या मामला 1 घंटे और इंतजार नहीं कर सकता? विजम ने कहा। बिल्कुल नहीं कर सकता, विजय का जवाब सुनकर विजम की नजरें और कठोर हो गई। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि ताजबीर के गायब होने में कहीं ना कहीं विजय का हाथ है। हो सकता है कि वो सबूतों को नष्ट करने जा रहा था या भाग रहा था। यह सोचते हुए विजम ने एक पुलिस वाले की ओर कुछ इशारा किया। वो पुलिस वाला तुरंत समझ गया। फिर उसने पास की एक पुलिस कार में अपना सिर दे मारा। इससे उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन उसके माथे पर एक घाव का निशान बन गया था। हाँ हाँ, तुमने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने की कोशिश की। उसे अटेस्ट कर लो, विजम ने चिल्लाते हुए कहा। फिर सभी पुलिस वाले विजय को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़े। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अरेस्ट कर सकते हो? विजय ने उनसे गुस्से में कहा। वो समझ सकता था कि हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जैसे ही पुलिस वाले विजय को पकड़ने के लिए उसके करीब पहुंचे तो उसने उनका घूंसों और लातों से स्वागत किया और पल भर में सभी को इधर उधर फेंक दिया। इस पर विजम स्तब्ध रह गया। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को एक हार्ड ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने उन्हें एक यंग लड़के ने बुरी तरह से पीटकर इधर उधर उड़ा दिया। अब तुम सच में पुलिस पर हमला कर रहे हो बच्चे? वो कॉल्डली हंसा, फिर आगे बढ़ा और विजय को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। जब विजय ने उसे आगे बढ़ते देखा तो उसकी भौहें और ज्यादा कस गई। फिर उसने एक कदम आगे बढ़कर मुक्का मारा।
मुक्का सीधे विजम के चेहरे पर लगा। इस पर विजम चकित था और वो कुछ कदम पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। वो सदमे में था। जो घूंसा उसे लगा था वो बेहद खतरनाक था। वो घूंसे का दर्द महसूस करने से पहले इस बात को पचाने की कोशिश कर रहा था कि आर्यन ने उसे घूंसा मारा था। आखिर क्या होने वाला है विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी